गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, जैसे आप जानते हैं कि हम मौर्य काल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, मौर्य काल में कला के बारे में। और इसमें मैंने आपको बताया था कि मौर्य काल में कला बहुत उन्नत अवस्था में थी। नए नए नगरों की स्थापना हुई। जैसे मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुव्यवस्थित और भव्य नगर बनाया था। और मैगस्थनीज ने भी उसकी बड़ी तारीफ की है कि उस समय वो भारत का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। उसकी लंबाई चौड़ाई बताई थी उसने। और नगर का आकार उसने बताया था कि चतुर्भुज जो है वो इसका आकार था, चतुर्भुज। ठीक है। और नगर चारों ओर से लकड़ी की दीवार से घिरा हुआ था। और दीवार के चारों ओर, मतलब नगर के बाहर की तरफ जो है ना, 700 फीट चौड़ी खाइयां खुदी हुई थी। और नगर में प्रवेश के लिए 64 द्वार हुआ करते थे और 570 बुर्ज बने हुए थे। तो इतना विशाल नगर जो है पाटलिपुत्र का नगर था। और देखिए, जो दीवार थी इनमें जगह जगह छिद्र बने हुए थे तीर चलाने के लिए। मान लो किसी का आक्रमण हो जाता है, कोई आक्रमण आ जाता है, तो आक्रमणकारी आ जाता है, तो ऐसे में दीवार में छेद बने हुए थे तीर चलाने के लिए। और इसके अतिरिक्त पाटलिपुत्र के नगर में बहुत से बाग, बगीचे, फव्वारे, झील, इनका निर्माण करवाया गया था। बहुत ही सुंदर नगर बसाया हुआ था। इसी तरह से अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने तो पाटलिपुत्र नगर को बहुत बढ़िया बसाया। अशोक ने श्रीनगर और ललित पाटन नामक 2 नए नगरों की स्थापना की थी। श्रीनगर, ये वो वाला श्रीनगर है जो कि आज जम्मू कश्मीर की राजधानी है। एक श्रीनगर उत्तराखंड में भी है, वो नहीं, बल्कि जो कश्मीर वाला जो श्रीनगर है उसकी स्थापना अशोक ने ही की थी। और राजतरंगिणी जो कि कलहण ने लिखी थी, उसके अनुसार अशोक द्वारा निर्मित श्रीनगर में 96 लाख जो है घर उस समय होते थे। 96 लाख हाउसेस वर देयर एट दैट टाइम। और यहां पर अशोक ने 500 विहार और अनेक स्तूपों का निर्माण करवाया। स्तूप, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। जो दूसरा नगर मैंने आपको बताया, ललित पाटन, ये जो नगर है ये नेपाल में स्थित है। यहां पर भी उसने 5 स्तूपों का निर्माण करवाया था अशोक ने। तो यहां भी बहुत सारे भव्य भवन बनाए गए थे। कुल मिलाकर पहला जो हमने पॉइंट पढ़ा वो नए नए नगरों की स्थापना, जिसमें पाटलिपुत्र के बारे में, श्रीनगर के बारे में और ललित पाटन के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं वहां पर जो भवन निर्माण कला थी इन नगरों में, वो बड़ी ही उत्कृष्ट थी उस समय के अनुसार। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, ये 2 ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने अपने समय में पाटलिपुत्र में राजमहलों का या राजप्रसादों का निर्माण करवाया था। जैसे कि यूनानी लेखक अरियन ने इसकी तुलना यूरोप के राजमहलों से की है कि यूरोप के राजमहलों से भी कहीं ज़्यादा शानदार था जो चंद्रगुप्त ने राजमहल का निर्माण करवाया था। वो बताता है कि इस राजमहल के जो स्तंभ थे उनमें सोने चांदी का काम किया गया था। मतलब आप देखिए कि स्तंभ में भी सोने चांदी का प्रयोग किया गया था। और इन्हें लताओं से, पत्तियों से, फूलों से, पक्षियों की आकृतियों से अलंकृत किया गया था या सजाया गया था। तो इस प्रकार से जो राजप्रसाद थे, जो राजमहल थे, वो बहुत ही सुंदर बने हुए थे। अशोक का जो राजमहल था वो तो और भी ज्यादा सुंदर था, क्योंकि इसके अवशेषों में से एक सभा भवन जो है प्रकाश में आया है, जिसमें 80 तो स्तंभ थे। 80 स्तंभों पर वो टिका हुआ था, वो जो सभा भवन था। और इन स्तंभों पर बहुत ही चमकदार पॉलिश की गई थी। मतलब बहुत ही ब्राइट, बहुत ही शाइनी जो है स्तंभ हुआ करते थे।
इस भवन की लंबाई बताई जाती है 140 फीट और चौड़ाई 120 फुट थी। मतलब वो केवल हमें भवन मिला है, एक इतना विशाल भवन जिसकी लंबाई 140 फीट और चौड़ाई 120 फीट थी। और अनुमानतः इसके छत और इसका जो फर्श था वो लकड़ी का बना हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया कि मौर्य काल में वैसे तो अशोक के काल में ज़्यादातर पत्थर का काम हुआ करता था, लेकिन उससे पहले लकड़ी का काम हुआ करता था। तो हमें बहुत कम स्रोत उस समय के उपलब्ध हैं, पुरातात्विक स्रोत भवनों के रूप में। अशोक का जो राजभवन था, राजमहल था, वो इतना वैभवशाली था कि एक जो चीनी यात्री भारत में आया था, आपने नाम सुना है, फाहियान, वो बहुत बाद में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के। वो आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में, यानी आप लगा लीजिए 4वीं सदी में आया था। और ये हम बात कर रहे हैं 4वीं सदी ईसा पूर्व की। मतलब 700 साल बाद एक चीनी यात्री आता है और वो उस समय तक वो सही था जो अशोक ने राजमहल बनवाया था। तो वो उसकी इतनी तारीफ करता है फाहियान, वो कहता है कि ये जो राजमहल है ये मनुष्यों ने नहीं बल्कि देवताओं ने बनाया होगा। देवताकृत जो है बताते हैं इस राजमहल को, इतना सुंदर बनाया गया था। अच्छा, इसके बाद ये तो बात हो गई भवन निर्माण कला की, नए नए नगरों की स्थापना की। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो हम लेते हैं वो लेते हैं स्तूप। अब स्तूप क्या होता है, शायद आपने पहले पढ़ा होगा 11वीं 12वीं में, कहीं ना कहीं ये ज़रूर अपीयर हुआ होगा आपके सिलेबस में। वैसे तो स्तूप पहले से ही निर्मित होने लगे थे, लेकिन इनका जो पूर्ण विकास था वो मौर्य काल में हुआ था। और आप जानते हो कि ये सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर हुआ करता था, अर्ध गोलाकार एक ये आकृति हुआ करती है। मतलब है क्यों है, इसलिए कह रहे हैं कि आज भी हमारे पास ये उपलब्ध है। और ये पत्थर और ईंट के बने हुए होते थे स्तूप। होता क्या था, इन स्तूपों में महात्मा बुद्ध के जो अवशेष होते थे, जैसे दांत हैं या बाल हैं या उनकी हड्डियां हैं या उनकी राख है, उनको धातु के बर्तन में रख दिया जाता था, गाड़ दिया जाता था। और उनके ऊपर फिर जो है ये अर्ध गोलाकार स्ट्रक्चर बना दिया जाता था। वी कैन ऑल्सो से दैट इट वॉज अ मसोलियम, जैसे कब्र। ठीक है, एक तरह से ये समाधि थी महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध और बोधिसत्व, स्तूप तो बहुत सारे हैं ना, तो महात्मा बुद्ध और बोधिसत्वों के जो अवशेष हैं उनको नीचे गाड़ के और उनके ऊपर अर्धगोलाकार स्ट्रक्चर्स बना दिए जाते थे। ठीक है, स्तूप की चोटी पर लकड़ी या पत्थर की एक छतरी बनी होती थी। ठीक है, और स्तूप की परिक्रमा करने के लिए प्रदक्षिणा पथ हुआ करता था, एक रेलिंग होती थी। ठीक है, जो मतलब रेलिंग से घिरा होता था। प्रदक्षिणा पत्र, गोल चक्कर, जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर का चक्कर लगाने के लिए एक पाथवे बना होता है, कई बार आप देखते हैं, उसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, उसके आप चक्कर लगाते हैं। तो इस प्रदक्षिणा पथ में रेलिंग भी लगी हुई थी। और आप ये देखिए कि जैसे स्तूप है तो स्तूप के साथ में प्रदक्षिणा पथ बना हुआ, फिर 11 फुट की ऊंचाई पे एक और प्रदक्षिणा पथ होता था, उसमें भी रेलिंग लगी हुई होती थी। और जब स्तूप के लिए एंट्री होती थी, जहाँ से मतलब स्तूप के लिए जाते थे लोग, उसमें कई प्रवेश द्वार हुआ करते थे, 4 प्रवेश द्वार, जैसे सांची के स्तूप की हम बात करें। और फिर आगे जाके जो है कई इसमें और मतलब जो स्तूप मेन स्ट्रक्चर जहाँ पर है उसके भी अपने अपने द्वार हुआ करते थे। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। बौद्ध ग्रंथ तो ये कहते हैं कि 84,000 स्तूपास वर बिल्ट बाय अशोका, लेकिन ये नंबर जो है बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड लगता है। लेकिन ये बात निश्चित है कि अशोक ने बहुत ही ज़्यादा स्तूपों का निर्माण करवाया था अपने जीवन काल में, जब वो बौद्ध धर्म में जो है उसने संरक्षण ले लिया था, या बौद्ध धर्म में वो चला गया था, ग्रहण कर लिया था। और बड़ी संख्या में स्तूपों का निर्माण सांची, बरहुत का जो स्तूप है, ठीक है, बरहुत का स्तूप तो इलाहाबाद के पास है। सांची का जो स्तूप है ये मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल,
भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है और बहुत बड़ा कैंपस है। मैंने देख रखा है, मैंने बहुत विस्तार से उसको देखा है और वो काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। और इसके अतिरिक्त स्तूप कई स्थानों पर निर्मित करवाए गए, जैसे तक्षशिला, श्रीनगर, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, अयोध्या, प्रयाग, जो जितने भी उस समय प्रसिद्ध नगर थे, अशोक ने और कुछ अन्य राजाओं ने वहाँ पे स्तूपों का निर्माण करवाया। सबसे जो प्रख्यात है मौर्यकालीन स्तूपों में, बारहुत का तो स्तूप आज उपलब्ध नहीं है हमारे हमारे पास, लेकिन सांची का जो स्तूप है ये विश्व धरोहर है, इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और इसका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक द्वारा ही करवाया गया था और ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन से निर्मित है। इसमें भी उसी तरह से प्रदक्षिणा पथ जो मैंने आपको बताया कि एक नीचे है, फिर 11 फुट की ऊंचाई पर है। और इस स्तूप में प्रवेश के लिए चारों ओर एक एक द्वार बना हुआ है। द्वार को भी बड़ा अलंकृत किया गया है, उसमें बहुत सारी बातें लिखी भी गई हैं, मतलब उसमें अंकित की गई है, बौद्ध धर्म से संबंधित ही है। प्रत्येक तोरण की जो ऊंचाई है वो लगभग 34 फुट है और स्तूप का जो तल का जो व्यास है वो 121 फुट है और ऊंचाई 77 फुट इसकी ऊंचाई है। और जो तोरण है, तोरण यानी जो द्वार है, प्रवेश द्वार, इन पर पशु पक्षियों, फूल पत्ती, यक्ष यक्षिणियों और बहुत ही सुंदर मूर्तियों का निर्माण कर रखा है। बरहुत का स्तूप जो है वो इलाहाबाद के निकट स्थित है। इसका निर्माण भी अशोक ने करवाया था, लेकिन बाद में शुंग काल में इसका और विस्तार करवाया गया। आज ये स्तूप नष्ट हो चुका है, आज ये स्तूप हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और बाकी इसकी खोज जो है अलेक्जेंडर कनिंगम ने, एक पुरातत्वविद थे जिन्होंने 1873 में इसकी खोज की थी। इसके बाद हम बात करते हैं अशोकन पिलर्स की। अशोक ने बहुत से स्तंभ बनवाए थे। अच्छा, खास बात ये थी कि जो स्तंभ होते थे ये एक पत्थर के स्तंभ होते थे। मतलब आप ये देखो कि कम से कम 50-60 फुट जो है इसकी हाइट होती थी और 50 टन इनका वजन होता था। ये जो एक ही पत्थर से बनाए जाते थे, ठीक है। ये मतलब पत्थर को तराशने की कला उस समय अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। अशोक ने बहुत से स्तंभों का निर्माण करवाया। ये कहना कठिन है कि एग्जैक्टली कितने, लेकिन अशोक के स्तंभ हमें सारनाथ में, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, लौरिया अराराज, मेरठ, टोपरा, सांची, इन स्थानों पर अशोक के स्तूप हमें मिलते हैं। ये स्तंभ, अशोक के स्तूप में स्तंभ, ये स्तंभ जो है ये भव्य आकार, अपने अनुपात, सुसज्जा और चमक के लिए बेजोड़ है। मतलब ये इट वाज अ वर्क ऑफ हाई इंजीनियरिंग स्किल्स, ठीक है। एक पत्थर के टुकड़े से बनाया गया, मतलब इसमें और कोई जोड़ नहीं है। वैसे इसके 3 भाग होते थे। इसके 3 भाग, एक तो होता था आधार, एक होता था मुख्य स्तंभ और एक होता था मस्तक। आधार जो होता था वो जमीन में गड़ा हुआ होता था। जो इसका मुख्य स्तंभ है वो लगभग 40 फुट का होता था और जो इसके ऊपर की कैप जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, मस्तक, मस्तक पे जो है तांबे की 2 फुट चौड़ी पट्टी से पट्टी जुड़ी हुई होती थी और इस पे मस्तक पे उल्टा कमल के फूल के समान एक लटका हुआ दिखाया जाता है और इन उसके ऊपर फिर पशुओं की विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनी हुई है। खास बात यह है कि जो स्तंभ है इन पे पॉलिश बड़ी जबरदस्त है, मतलब इतने चमकते हैं ये, आज भी दर्पण की तरह चमकते हैं बिल्कुल। बाकी जो कलाकृति है उसके बारे में फिर हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।